नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं काफी दिनों के बाद आप लोगों को क्लास लेने के लिए आया हूं। इसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरा एग्जाम वगैरह था, इसीलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे थे। अब लगातार क्लास लेंगे और आप लोग का एग्जाम भी काफी निकट आ चुका है, तो आपको और हमें दोनों आदमी को सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी करना है और हमें कराना है। चलिए, हम लोग 9 तक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन देख चुके थे और ये 10वां क्वेश्चन है। हाइगेंस के नियम को लिखे एवं प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन को सिद्ध करें। मतलब परावर्तन को सिद्ध करना या अपवर्तन को सिद्ध करना, दोनों में से कोई एक ही सिद्ध करना है। हम लोग इस क्लास में दोनों को सिद्ध करेंगे और आप लोगों को भी दोनों का तैयारी करना है। अगर सिर्फ परावर्तन पूछा तो सिर्फ परावर्तन को सिद्ध करेंगे, सिर्फ अपवर्तन पूछा तो सिर्फ अपवर्तन को सिद्ध करें, और या दे दिया तो दोनों में से कोई एक को सिद्ध करेंगे। ठीक है, जो आप लोगों को आसान लगेगा वो सिद्ध कीजिएगा, लेकिन कब? जब या रहेगा तब। चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहले क्या है, हाइगेंस के नियम को लिखे। हाइगेंस के नियम को लिखे, तो चलिए हाइगेंस ने क्या कहा था, चलिए इसको समझते हैं। तो हाइगेंस के नियम को समझने से पहले आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तो चलिए हम आप लोगों को पहले अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में समझाते हैं। ठीक है, तो ये है अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग। ठीक है, और एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंग, अनुप्रस्थ तरंग। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं और अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? देखिए, वैसा तरंग जिसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। फिर से समझिए, वैसा तरंग जिसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है उसे अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। जैसे ध्वनि, जैसे ध्वनि, हम आपसे बात कर रहे हैं या आप हमसे बात कीजिएगा, कब? जब माध्यम हवा है तब। अगर माध्यम, सोचो कि हवा नहीं होता, ठीक है, कोई माध्यम ही नहीं होता, तब हम कितना भी जोरों से चिल्लाते हैं या आप कितना भी जोर से चिल्लाते, हमारे हमारे मतलब आपका आवाज मेरे पास और मेरा आवाज आपके पास पहुंचता ही नहीं। ठीक है, इसको समझने के लिए जो है हम लोग चले जाते हैं अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाकर के बातचीत करने का प्रयास करते हैं। तो वहां बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां कोई माध्यम है ही नहीं। तो मेरा जो ध्वनि है यानी ध्वनि तरंग है वो आपके कानों तक पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि ध्वनि तरंग को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। तो जिस तरंग को गति करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है उस तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं, जैसे ध्वनि। और जिस माध्यम, वैसा तरंग जिसे संचरण करने के लिए यानी गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। और हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। और यही कारण है कि सूर्य से निकल के हमारे पृथ्वी तक आसानी से आ जाता है। चूंकि वायुमंडल है तब तो वायु है, चलिए मान लीजिए, लेकिन उससे पहले, उससे आगे पीछे और क्या है? कुछ नहीं है। ठीक है, अर्थात हाइगेंस ने कहा था कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग नहीं है, अनुप्रस्थ तरंग है, यानी इसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। तो अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? जिसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होता है। और अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? जिसे गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। चलिए, ये बात समझ में आ गया है तो आप लोगों को, तो हाइगेंस के नियम को देखते हैं और वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे करना है, तो आप लोग सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हाइगेंस का नियम, हाइगेंस लॉ, हाइगेंस का नियम। ठीक है, तो हाइगेंस के अनुसार, यहां पर ध्यान दीजिए, हम लोग लिख सकते हैं हाइगेंस के अनुसार, हाइगेंस के अनुसार पहला पॉइंट, हाइगेंस के अनुसार पहला पॉइंट क्या है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात प्रकाश को गति करने के लिए, संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो चलिए हम लोग पहला लिखते हैं, हाइगेंस के अनुसार प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात प्रकाश को गति करने के लिए
गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो हाइगेंस के अनुसार क्या है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, अर्थात प्रकाश को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है। पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने कहा था कि सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर जी वेव फ्रंट किसे कहते हैं, तो चलिए हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिए, वेव जिस पथ पर गति करता है उस पथ को वेव फ्रंट कहते हैं। बात आता है कि सर फिर भी नहीं समझे, टेंशन नहीं लेना है, चलिए हम आपको समझाते हैं। मान लीजिए कि एक पत्थर को पानी में फेंकते हैं, जो ही पानी में फेंकेंगे तो इस प्रकार का सर्कल बनेगा, ठीक है। तो ये क्या करे, ये सर्कल क्यों बना, क्योंकि इसी सर्कल पर जो है वो एनर्जी गति कर रहा है, यानी जो तरंग जो है वो गति कर रहा है। फिर क्या करेगा, एक और सर्कल बनाएगा, फिर एक और सर्कल बनाएगा, फिर एक और सर्कल बनाएगा, और एनर्जी इसी प्रकार से फैलता चला जाएगा, यानी वेव के रूप में एनर्जी फैल जाएगा। तो ये जो सर्कल जो है ये सर्कल क्यों बना, तो इसी सर्कल पर जो है वो तरंग गति कर रहा है, ठीक है। इसी सर्कल पर तरंग गति कर रहा है। तो जिस पथ पर तरंग गति करता है उसी पथ को कहते हैं वेव फ्रंट, अर्थात ये सब वेव फ्रंट है। तो ये हो गया पहले उत्पन्न हुआ था, तो इसलिए इसका नाम होगा प्राइमरी वेव फ्रंट, यानी प्राथमिक तरंगार्ग उसको हिंदी में बोलते हैं। तो प्राइमरी वेव फ्रंट ये दूसरा बार में उत्पन्न हुआ, तो इसको लेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो है वो किसके कारण उत्पन्न हुआ है, तो पहले के कारण उत्पन्न हुआ है। पहला कैसा है, गोलीय है, तो दूसरा भी कैसा होगा, गोलीय होगा। तो हाइगेंस ने कहा था कि दूसरा यानी सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा। मतलब कि अगर प्राइमरी वेव फ्रंट गोलीय है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी गोलीय होगा, और प्राइमरी वेव फ्रंट सेकेंडरी वेव फ्रंट को उत्पन्न किया है तो सेकेंडरी भी तीसरे वेव फ्रंट को उत्पन्न करेगा, यानी इसी प्रकार से उत्पन्न करता चला जाएगा। हम आपको पानी में समझाए हैं, इसी प्रकार से घटना, इसी प्रकार की घटना प्रकाश में होता है। पानी में इसलिए समझाए क्योंकि बच्चे में आप लोग जो है काफी पानी में पत्थर फेंके ही होंगे, ठीक है। तो चलिए इस घटना को आप देखे ही होंगे, इसलिए आप लोगों को ये एग्जाम्पल लिए हैं। तो हाइगेंस ने दूसरे पॉइंट में क्या कहा, हाइगेंस ने दूसरे पॉइंट में कहा कि सेकेंडरी वेव फ्रंट जो है वो प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न होता है, इसीलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा। अर्थात प्राइमरी वेव फ्रंट गोलीय है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी गोलीय होगा, और प्राइमरी वेव फ्रंट बेलनाकार है तो सेकेंडरी वेव फ्रंट भी बेलनाकार होगा। तो चलिए हम लोग जो है इसके दूसरे पॉइंट को देखते हैं। तो हाइगेंस के अनुसार सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा, ठीक है। सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न होता है, इसलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा। इसका एग्जांपल जैसे
मान लीजिए कि यह प्राइमरी वेव फ्रंट है और ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, तो ये सेकेंडरी वेव फ्रंट है, ठीक है। यहां पर माध्यम मान लीजिए, ठीक है, या कुछ है। चलिए अब देखिए इसमें प्राइमरी वेव फ्रंट कौन है, आगे वाला, ये हो गया प्राइमरी वेव फ्रंट और ये क्या हो गया, सेकेंडरी वेव फ्रंट, वेव फ्रंट। तो सेकेंडरी वेव फ्रंट प्राइमरी वेव फ्रंट के कारण उत्पन्न हुआ है, इसीलिए सेकेंडरी वेव फ्रंट का गुण प्राइमरी वेव फ्रंट के गुण के समान होगा। मतलब अगर प्राइमरी गोलीय है तो सेकेंडरी भी गोलीय होगा, अगर प्राइमरी बेलनाकार होता तो सेकेंडरी भी बेलनाकार होता। और प्राइमरी उत्पन्न किया सेकेंडरी को तो सेकेंडरी भी उत्पन्न करेगा तीसरे को, ठीक है। तो इसी प्रकार की घटना होगा, ऐसा बात किसने कहा था, हाइगेंस ने कहा था, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट उन्होंने कहा था, किसने, हाइगेंस ने। तो क्वेश्चन क्या था, हाइगेंस के नियम को लिखे, तो हाइगेंस के नियम को लिख लिए। अब बोल रहा है कि प्रकाश के परावर्तन या अपवर्तन को सिद्ध करें, तो सबसे पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम अभी परावर्तन और अपवर्तन दोनों को सिद्ध करेंगे, ठीक है। फटाफट इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं, तो अब हम लोग जो है प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करेंगे। चलिए इसके लिए हम इसे भी इरेज कर लेते हैं। और देखिए ये जो है ये क्वेश्चन 2026 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे पूछने का 95% चांस है, यानी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि यह पक्का पूछेगा, ठीक है। चूंकि हम ब्रह्मा जी तो है नहीं जो कह देंगे कि यही आएगा, लेकिन हम एक संभावना व्यक्त कर सकते हैं और इसे पूछने का चांस इस बार सबसे ज्यादा है। अर्थात जो है ये क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है। चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, क्या है, प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करना है। तो प्रकाश के परावर्तन को सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक परावर्तक सतह को ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यह परावर्तक सतह है, मान लेते हैं कि यह परावर्तक सतह है। चलिए अच्छे से समझिएगा, चूंकि डायग्राम ही जो है सो मेन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह परावर्तक सतह है, इसके नीचे से रंग देते हैं, ठीक है, कांच के ऊपर नीचे से रंग देते हैं, अर्थात समतल दर्पण को बना देते हैं। यह समतल दर्पण का डायग्राम है। समतल दर्पण क्यों लिए, क्योंकि समतल दर्पण सबसे अच्छा परावर्तक सतह होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो ये हो गया समतल दर्पण, इसका नाम हम लोग रख देते हैं PQ, क्या रखते हैं, PQ, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रकाश की किरण को लेते हैं, ये प्रकाश की किरण हो गया, या आप इसे प्रकाश का तरंग मानिए, चलिए प्रकाश की किरण हो गया। अब देखिए इसका नाम हम लोग रखते हैं AB, क्या रखते हैं, AB। अच्छे से समझना है ताकि एक भी पॉइंट बाउंस ना हो। चलिए इस किरण का नाम क्या रखे, AB। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी के पैरेलल, इसी के समांतर, ठीक है, इसी के समांतर एक और किरण लेते हैं, इसी के समांतर एक और किरण लेते हैं और इस किरण का नाम रखते हैं CD, क्या रखते हैं, इस किरण का नाम रखते हैं CD। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये प्रकाश की किरण टकरा के परावर्तित होगा, यानी ये किरण आया है इस प्रकार से तो टकरा के लौटेगा ना, तो ऐसे आया टकरा के लौटेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि यह प्रकाश की किरण इस प्रकार से परावर्तित हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इस पर लंब डालते हैं, ठीक है। चलिए इस पर हम लोग लंब डाल दिए, ये हो गया लंब, इस पर लंब डाल दिए। अब देखिए ये भी प्रकाश की किरण जो है टकराने के बाद परावर्तित होगा, इसे भी आप परावर्तित कर दीजिए, कर भी सकते हैं, इसे नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि यह प्रकाश की किरण टकरा के लौट गया, यह प्रकाश की किरण टकरा के लौट गया।
अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां भी लंब डालते हैं। चलिए यहां भी लंब डालते हैं, लंब डाल दिए, ठीक है। अच्छा से समझना है आपको, ये बात ध्यान में रखना है कि ये लंब और ये लंब की लंबाई समान है, यानी जितना ऊंचा ये है उतना ही ऊंचा ये है। आप लोगों को यह मान करके चित्र बनाना है। और इस बिंदु का नाम हम लोग मान लेते हैं एम। क्या मानते हैं? एम, ठीक है। इस बिंदु का नाम हम मानते हैं एम और इस बिंदु का नाम हम लोग मानते हैं एन, ठीक है। चलिए समझते चलिए। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि इसके आधार से इसके शीर्ष को मिलाना है, फिर इसके आधार से इसके शीर्ष को मिलाना है। फिर से समझिए, इसके आधार से इसके शीर्ष को। तो चलिए हम लोग जो है इसके आधार से इसके शीर्ष को मिला देते हैं। चलिए इसके आधार से इसके शीर्ष को इस प्रकार से मिला देते हैं, मिल गया। चलिए अब इससे इस पर लंब है ये, ठीक है, ये लंब है। अब फिर क्या करते हैं, इसके आधार से इसके शीर्ष को मिलाते हैं ऐसे। तो चलिए हम लोग जो है इसके इस प्रकार से मिला देते हैं। चलिए ये मिल गया, मिल गया। अब चूंकि ये लंब था तो यानी इसका मतलब पूरा कोण 90 डिग्री और ये भी ये पूरा कोण 90 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए अब यहां पर समझ में आ गया है तो और भी अच्छे से समझ में आएगा। डायग्राम को आप लोग एक बार बैक करके फिर से देख लीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों को डायग्राम समझ में आ गया, समझिए कि यह व्यंजक उनको समझ में आ गया। इसीलिए डायग्राम को समझना सबसे जरूरी बात है। चलिए अब हम लोग जो है इसका कुछ नाम रखते हैं। बी हो गया, डी हो गया, एम हो गया, एन हो गया, इसका नाम रख देते हैं ओ। क्या रखते हैं? ओ रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये किरण आ रहा है और टकरा के ये परावर्तित हो रहा है, यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो है ये आपतित किरण है और ये टकरा के लौट रहा है, तो ये परावर्तित किरण है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं, और परावर्तित किरण और अपरावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे कोण आर के द्वारा सूचित किया जाता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये डायग्राम बनकर फुल्ली कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जो है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे और सभी बच्चे को अच्छे से माइंड को कंसंट्रेट करके जो है समझना है, एक भी पॉइंट बाउंस नहीं करना चाहिए। चलिए समझते हैं। देखिए आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है, ठीक है, आप लोगों को एक डायग्राम दिख रहा है। वो कौन सा डायग्राम है, चलिए समझते हैं। यहां पर आप देखिएगा, ये किरण ऐसे आया और ये इस पर परावर्तित हो गया और ये जो है इस पर लंब है, ठीक है। ये इस पर क्या है? लंब है, यानी यहां से इस पर लंब खींचे हैं। तो जब लंब खींचे हैं तो यहां पर ये टोटल एंगल कितना होगा, यहां पर समझिए फिर से। ये डायग्राम जो हम बना रहे हैं उसको समझिए, ऐसे आया और ये तो परावर्तित हुआ और हम लोग इससे इस पर लंब खींचे हैं, ठीक है। और फिर यहां लंब है और ये सतह है, यहां से यहां लंब है और फिर यहां से यहां लंब है। नहीं समझ में आ रहा है? फिर से समझिए, इसी को समझना है, ठीक है। इसको समझ गए तो समझिए यह व्यंजक आपको अच्छे से समझ में आ गया। देखिए ये समतल सतह है, इस बिंदु पर समझिए, ये समतल सतह है, ये प्रकाश की किरण से आपतित हो गया और फिर ये परावर्तित हो गया। तो परावर्तित हुआ तो 90 डिग्री तो नहीं बनेगा, क्योंकि 90 डिग्री के एंगल पर तो परावर्तित होता नहीं है। चलिए अब हम फिर यहां से इस पर लंब डाल दिए। जब लंब डाले हैं तो ये कोण इतना 90 डिग्री होगा, क्लियर है। अब हम क्या किए हैं कि एक लाइन है ये वाला, इसके शीर्ष पर ऐसे लंब डाले हैं, तो अब क्या होगा, यहां से यहां तक 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, चूंकि लंब डाल रहे हैं। यानी इसका मतलब हुआ कि एंगल ए बी और इसका नाम क्या है, एन, ए बी एन, कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना डिग्री का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो चलिए हम लोग यहां पर समझते हैं, लिखते हैं
एंगल ए बी एन में। अब एंगल ए बी एन को देखिए तो इसमें कितने एंगल से मिलकर बना है, तो ए बी एन, इसमें देखिए 3 एंगल आता है, 1 2 3। फिर से समझिए, ए बी एन, यहां से जो मुड़ रहे हैं तो इससे पहले कै गो एंगल है, 3 गो। कौन कौन, 1 2 3 एंगल है। चलिए तीनों का नाम लिखते हैं। तो इसका नाम क्या है, ए बी एन। इसका नाम क्या है, ए बी एम। इसका नाम क्या है, एम बी ओ। इसका नाम क्या है, ओ बी एन। चलिए आप लोग जो है यहां पर हम लिख रहे हैं और मेरे साथ बोलिएगा, ये पूरा एंगल का नाम क्या है, ए बी एन। तो लिख सकते हैं एंगल ए बी एन बराबर, ठीक है, बराबर ये कितने एंगल से मिलकर बना है, 3 एंगल। कौन कौन सा, एंगल ए बी एम प्लस एंगल एम बी ओ प्लस एंगल ओ बी एन, ठीक है, ये 3 एंगल से मिलकर बना है। आप इस डायग्राम में अच्छे से देखिए। अब देखिए ये ए बी एन, ये पूरा एंगल कितने डिग्री का है, अभी जस्ट बताए थे 90 डिग्री का है, बराबर ए बी एम ये कितना है, एंगल आई, ये है एंगल आई। उसके बाद कितना है, एंगल आर, और उसके बाद कितना है, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है, और इसका वैल्यू पता नहीं है। तो एंगल ओ बी एन। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये दोनों को इधर लाते हैं, तो ये है प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। 90 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी एन। मतलब एंगल ओ बी एन बराबर हम लोग कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। बताइए इसको समझने में कोई दिक्कत है क्या? ये जिनको नहीं समझ में आया होगा इसको बैक करके देख लीजिए, क्योंकि एक बार समझ में आ गया ना तो आप अपने से प्रूफ कर लीजिएगा। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोगों का जो अगला स्टेप है, नाउ अगला स्टेप है वो है एंगल एम बी डी। एम बी डी, एम बी डी देखिए तो पते चला कि ये 90 डिग्री है, एम बी डी, ठीक है, 90 डिग्री है। इसमें भी कितना एंगल है, तो ये यहां से यहां तक में कह गए 1 2 3, यानी इसका मतलब एम बी डी जो एंगल है यह भी 3 एंगल से मिलकर बना है। तो कौन कौन सा है, तो एंगल एम बी डी जो है वो 3 एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन सा, एक है एम बी ओ, दूसरा है ओ बी एन, और तीसरा है एन बी डी। तो चलिए हम लिख लेते हैं कौन कौन सा है, एंगल एम बी ओ प्लस एंगल ओ बी एन प्लस एंगल एन बी डी। अब देखिए एम बी डी कितना एंगल है, 90 डिग्री। एम बी डी देखिए कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसके बाद एम बी ओ कितना है, एंगल आर है, तो लिख लेते हैं एंगल आर। और ओ बी एन ये कितना है, इसी का तो वैल्यू यहां निकाले हैं, कितना है 90 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर प्लस, अब बच गया एन बी डी इसका वैल्यू, और इसका वैल्यू हमें पता नहीं है, तो ये लिख लेते हैं एंगल एन बी डी। आर से आर कैंसिल हो गया, 90 डिग्री से 90 डिग्री कैंसिल हो गया, तो बचा कौन, एक माइनस आई और बराबर में एंगल एन बी डी। तो हम लोग इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा प्लस में, मतलब एंगल आई बराबर एंगल एन बी डी, मतलब एंगल एन बी डी का जो वैल्यू है वो एंगल आई के बराबर है। यानी एन बी डी ये वाला जो एंगल है
वह आई के बराबर है। तो चलिए हम आई लिख लेते हैं। चलिए ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखिए ये ऐसे इस पर लंब खींचा गया था, ठीक है, लंब खींचा गया था। तो अब जो हम आपको समझा रहे हैं वो अच्छे से समझिएगा तो समझ में आएगा। एक त्रिभुज दिख रहा होगा जिसका नाम है बी ओ डी। देखिए ये वाला त्रिभुज दिख रहा है क्या, फिर से समझिए, ओ बी डी दिखा क्या। इसमें बिंदु ओ पर कितना डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री। तो लिखते हैं नाउ त्रिभुज ओ बी डी में। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ओ बी डी, इसमें तीन एंगल कौन कौन सा है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है जिसका नाम हो जाएगा ओ बी डी, और एक एंगल ये है जिसका नाम हो जाएगा ओ डी बी, ठीक है। या इसको बोल सकते हैं बी डी ओ, ऐसे भी बोल सकते हैं। जिस एंगल की चर्चा करना है उसको केवल बीच में रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर समझते हैं। तो इस एंगल का नाम क्या है, ओ बी डी। इसका नाम है एंगल ओ बी डी, एंगल ओ बी डी प्लस इस एंगल का नाम क्या है, बी डी ओ। एंगल का नाम है बी डी ओ प्लस इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा, डी ओ बी। क्या नाम हो जाएगा, एंगल डी ओ बी बराबर 180 डिग्री। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ओ बी डी है, ओ बी डी यानी ये वाला जो एंगल है इसको देखिए कितने एंगल से मिलकर बना है, दो एंगल। कौन कौन, एक ये और एक ये। तो इसका नाम क्या होगा, ओ बी एन, और इसका नाम क्या होगा, एन बी डी। यानी इसका मतलब ओ बी डी जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है। तो इसको हम दो भाग में तोड़ सकते हैं। कौन कौन सा, इसको तोड़ सकते हैं ओ बी एन में और प्लस एंगल एन बी डी में। तो इसको हम तोड़ लिए, ये वाला एंगल को दो भाग में तोड़ लिए, ये दोनों में। अब ये तो सिंगल है तो जैसे उसको रहने देते हैं, एंगल बी डी ओ प्लस अब है डी ओ बी यहाँ पर कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो चलिए हम इसको 90 डिग्री लिख लेते हैं बराबर 180 डिग्री। अब सबका मान रखते हैं, ओ बी एन इसका वैल्यू कितना है, ओ बी एन इसका वैल्यू है 90 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर। ये है 90 डिग्री माइनस एंगल आई माइनस एंगल आर प्लस अब है एनबीडी। एनबीडी का वैल्यू क्या है, एनबीडी का वैल्यू है एंगल आई प्लस इसका वैल्यू पता नहीं है, इसका वैल्यू पता नहीं है, बी डी ओ का वैल्यू पता नहीं है, प्लस में 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 90 और 90 180, तो 180 से 180 कैंसिल हो जाएगा। एंगल आई प्लस में, ये माइनस में कैंसिल हो जाएगा। एंगल आर है माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब एंगल बी डी ओ बराबर हो जाएगा एंगल आर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एंगल आर। इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको मानेंगे इक्वेशन सेकंड। ठीक है, और फर्स्ट मान चुके हैं, इसको सेकंड मानेंगे और इसको थर्ड मानेंगे। मतलब बीडीओ कहाँ है, बीडीओ ये वाला जो एंगल है ये एंगल आर आ गया। क्या गया, एंगल आर। चलिए अब ये समझ में आ गया है आप लोगों को, एंगल आर ये हो गया। तो अब समझना है, यहीं पर आप लोगों को समझना है। ठीक है, देखिए क्या, अब आप लोगों को एक त्रिभुज दिख रहा है जिसका नाम है एम बी डी। देखे तो एम बी डी ये दिखा क्या, ये है समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये समकोण त्रिभुज है और यहाँ एंगल कौन है, आर है। यहाँ एंगल कौन है, आर है। ठीक है, तो चलिए एंगल आर है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एम बी डी जिसमें 90 डिग्री यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा कर्ण, ये होगा आधार क्योंकि यहाँ एंगल है, और ये हो जाएगा लंब। इसको देख लिए। तो चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, चलते हैं त्रिभुज एम बी डी में। इसमें हम लोग
त्रिभुज MBD में, तो त्रिभुज ये जो MBD है इसमें आप लोग कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लेकर चल सकते हैं, जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉट कुछ भी लेकर चल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं 10 और थीटा के जगह पे कौन है r, तो ये हो जाएगा 10r। तो 10 थीटा बराबर क्या फॉर्मूला, लंब बटा आधार। तो इसमें लंब कौन हो जाएगा MB, तो लंब हो जाएगा MB। चलिए लंब हो गया MB और आधार कौन हो जाएगा BD, क्या हो जाएगा BD। चलिए हो गया BD। समीकरण हम इसको मान लेंगे 4, ठीक। उसके बाद हम चलेंगे त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज को देखिए NDB, ये वाला दिख रहा है क्या। चलिए इस त्रिभुज को देखिए, तो यहाँ पे एंगल हो गया I, तो ये हो जाएगा 10 I। तो 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो इस त्रिभुज के लिए एंगल यहाँ है और 90 डिग्री यहाँ है, तो जस्ट सामने ये कर्ण होगा और ये आधार होगा, यानी आधार कौन है BD और लंब कौन है ND। लंब है ND और आधार कौन है BD। अब यहाँ पर चूंकि हम चित्र बना रहे थे उसी समय बताए थे कि जितना बड़ा ये लंब है उतना ही बड़ा ये लंब है, यानी दोनों का लंब सेम है। तो जब लंब सेम है यानी इसका मतलब कि MB जो है वह ND के बराबर है। तो हम लोग यहाँ पर यहाँ पर तो हम त्रिभुज का नाम ही नहीं लिखे, त्रिभुज का नाम ही नहीं लिखे। किस त्रिभुज में हम ये चले हैं, तो ये त्रिभुज का नाम है NDB में, इसमें चले हैं 10I। तो लंब कौन है ND और आधार कौन है BD। अब देखिए चूंकि MB जो है वह ND के बराबर है, यह बात मान करके ही तो चित्र बनाए थे कि ये लंब और ये लंब बराबर है। तो जब लंब बराबर है तो हम लोग ND के जगह पे MB लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 10I बराबर MB और बट्टा में BD। इसको मानेंगे समीकरण 5 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और 2 से। तो दोनों का राइट हैंड सेम है तो लेफ्ट हैंड भी सेम होगा, मतलब कि 10I जो है वह 10R के बराबर होगा। और जब त्रिकोणमितीय अनुपात बराबर है तो एंगल भी बराबर होगा, मतलब एंगल I जो है वो एंगल R के बराबर होगा। और यही बात हम लोगों को सिद्ध करना था, यानी प्रूफ हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हो सकता है कि हम आप लोगों को क्लास में जो है वो 10 लेकर ना साइन लेकर चले होंगे, तो यहाँ पर समझिए हम आपको क्या बोले हैं कि कुछ भी लेकर चलिएगा आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए साइन लेकर चलते तो साइन में क्या होता कि लंब बटा कर्ण लेते, तो लंब ले लेते MB और कर्ण ले लेते MD, और इसमें लेते ND और ले लेते BN। अब चूंकि दोनों त्रिभुज को देखिएगा तो दोनों का आधार एक ही है और लंब बराबर है। तो जब किसी दो त्रिभुज का आधार और लंब बराबर हो तो कर्ण बराबर ही होता है। इसका मतलब हुआ कि MD जो है वो BD के बराबर होगा। तो वहां पे हम लोग लिखते कि MD बराबर MD बराबर NB, तो फिर वहां पे बराबर ही हो जाता। तो साइन लेकर के भी चलते फिर भी प्रूफ हो जाता, ठीक है। तो बताइए कि आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत है क्या, ठीक है। देखिए जिन बच्चों को दिक्कत हुआ होगा तो उसको दोबारा देखिए, ठीक है। हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही चीज को बार बार बोल करके सिखाए हैं। और जिन बच्चों को जहां पे समझ में दिक्कत हो तो आप हमें कॉल करके भी या फिर व्हाट्सएप मैसेज पर भी आप मैसेज करके समझ सकते हैं, ठीक है। आप मैसेज कीजिएगा तुरंत रिप्लाई आपको मिलेगा, ठीक है। न के सवाल, केवल आप जो है मेहनत से ईमानदारी से पढ़िए, ठीक है, निश्चित ही मिलेगा, ठीक है। चलिए पहले आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिए हैं, तो अब आता है प्रकाश का अपवर्तन। क्या आता है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। तो चलिए हम प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करते हैं, तो इसे इरेज करते हैं।
चलिए प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करने के लिए अब यहां पर लिख देते हैं, लेकिन ये है प्रकाश का अपवर्तन, अपवर्तन। और आप लोगों को दोनों में से कोई एक ही पूछेगा। इससे पहले जो सिद्ध किए हैं वो प्रकाश का परावर्तन था और ये प्रकाश का अपवर्तन है। प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करने के लिए प्रकाश का अपवर्तन में सबसे पहले सिद्ध करना क्या है, तो सिद्ध करना है साइन आई और बट्टा में साइन आर बराबर 1 μ2। यही तो स्नेल नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने फॉर्मूला दिया था। ठीक है, तो चलिए हमें यही सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले दो माध्यम को लेते हैं। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा, हम इसे इरेज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्या कर लेते हैं कि यहाँ पर दो माध्यम लेते हैं। ठीक, तो यहां से मान लेते हैं कि यहां से ऊपर कोई और माध्यम है और यहां से नीचे कोई और माध्यम है। ये वाला माध्यम का नाम हम लोग रखते हैं विरल माध्यम। ठीक है, विरल माध्यम। और इसका अपवर्तनांक मान लेते हैं μ1 और इसमें प्रकाश की चाल को मान लेते हैं v1। और ये है सघन माध्यम, सघन माध्यम। और इसका अपवर्तनांक को μ2 और इसमें प्रकाश की चाल को v2 मान लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि दो प्रकाश की किरण लेते हैं, एक ये और एक ये, दो प्रकाश की किरण लेते हैं। ठीक है, ये समांतर किरण है, दो प्रकाश की किरण ले लिए। अब देखिए इसका नाम हम रखते हैं P और इसका नाम रखते हैं Q और इसका नाम रखते हैं A, इसका नाम रखते हैं B और इसका नाम रखते हैं C, इसका नाम रखते हैं D। ठीक है, इस प्रकार से नामकरण आप कर सकते हैं। ठीक, अब यहां पर आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए एक बात बताइए कि ये AB है और ये CD है, दोनों में से कौन किरण ज्यादा दूरी तय कर रहा है? तो देखिएगा, तो ये तुरंत पहुंच जा रहा है सतह के पास और इसे पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक, अब यहां पर समझिए, ये कम दूरी तय करेगा, मतलब ये जब यहां पहुंच जाएगा तो ये किरण रास्ता में ही रहेगा क्योंकि ये ज्यादा दूरी तय कर रहा है। ठीक, और चूंकि एक ही माध्यम है तो दोनों, एक ही माध्यम है तो स्पीड तो समान होगा। जब स्पीड समान होगा तो इसका मतलब दूरी भी समान होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये जब यहां पहुंचेगा तो ये रास्ता में ही रहेगा। तो मान लेते हैं कि यह किरण यही है और जहां है वहां इस पर लंब डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? लंब। ठीक है, चलिए ये लंब डाल दिए, यहां तक तो समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब क्या होगा, ये प्रकाश की किरण यहां आएगा, ये प्रकाश की किरण जब यहां आएगा तो क्या यह यही रहेगा? नहीं, दूसरे माध्यम में तब तक जा चुका होगा। तो चूंकि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है, यह बात हम लोग जानते हैं। तो ये जाना चाहिए इसको सीधा, लेकिन जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता है। तो जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह सीधा न जाकर अभिलंब की ओर झुक जाएगा, यानी कुछ इस प्रकार से अभिलंब की ओर झुक जाएगा। अब देखिए अभिलंब की ओर झुक गया, तो ये प्रकाश की किरण जब यहाँ आया तो मान लेते हैं कि तब तक यह प्रकाश की किरण यहाँ आ गया। अब जब यहाँ आ गया तो हम लोग यहाँ से इस पर लंब डाल देते हैं, यानी लंब खींच देते हैं। लंब खींचे हैं तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एंगल की बात कर ले तो ये हो जाएगा आपतन कोण, यानी कोण आई। ठीक है, और ये दूसरे माध्यम में गया है तो ये हो जाएगा अपवर्तन कोण, कोण आर। ठीक है, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। चलिए अब हम नामकरण की बात कर लेते हैं। इसका नाम रखते हैं M, इसका नाम रखते हैं N, इसका नाम रखते हैं O, इसका नाम रखते हैं P। ठीक है, तो चलिए
ये नामकरण भी हो गया। अब चूंकि एक बात समझिए, हम आपको क्या बता रहे हैं कि जब प्रकाश की किरण ये यहां पहुंचा तब ये यहां पहुंच गया, यानी समय समान, समान जो है, समय जो है वो समान है। जितना समय में ये यहां पहुंच रहा है उतना ही समय में ये यहां पहुंच रहा है, यानी समय समान है। लेकिन माध्यम चेंज है, और माध्यम चेंज है तो स्पीड भी अलग अलग है, तो दूरी भी अलग अलग होगा, यानी यह दूरी ये दूरी के बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर है। क्यों? क्योंकि समय तो समान है लेकिन स्पीड समान नहीं है, और जब स्पीड समान नहीं है तो दूरी समान कैसे होगा? चलिए जैसे समझ लीजिए कि कोई 10 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, कोई 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहा है, ठीक। और 1 घंटा में अगर बोला जाए कि 1 घंटा में दोनों कितना दूरी तय करेगा, तो क्या दोनों समान दूरी तय करेगा? बिल्कुल नहीं। जो ज्यादा स्पीड चलेगा वो ज्यादा दूरी जाएगा, जो कम स्पीड चलेगा वो कम दूरी जाएगा। तो चूंकि दोनों का स्पीड अलग अलग है तो दोनों समान समय में समान दूरी कैसे तय कर सकता है? मतलब ये दूरी और ये दूरी समान नहीं होगा। तो कितना होगा? तो चाल बराबर फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, यानी इसका मतलब इसमें चाल है v1 और समय है t, इसमें चाल है v2 और समय है t, यानी यहां से लेकर यहां तक का दूरी है v2t और यहां से यहां तक का दूरी है v1t। ये चित्र बनकर कंप्लीट हो गया है। चलिए अब चित्र बनकर जब कंप्लीट हो गया है तो हम आगे चलते हैं। चलिए अब ये यहां पर 90 डिग्री है, ये भी यहां पर 90 डिग्री होगा, क्योंकि एकांतर कोण से ऐसे, ठीक है। ये कोण जितना उतना ही ये कोण होगा। तो चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि ये जो एंगल है जिसका नाम है ABO, ये दो एंगल से मिलकर बना है और ये दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री होगा। मतलब एंगल ABO जो है वो दो एंगल से मिलकर बना है। कौन कौन? ABM, एंगल ABM और ये वाला एंगल MBO, एंगल MBO से मिलकर बना है और ये टोटल एंगल 90 डिग्री है। बराबर इसका वैल्यू एंगल I है और इसका पता नहीं है तो एंगल MBO हो गया, यानी ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी हम लोग एक लाइन में कह सकते हैं कि MBO का जो वैल्यू है वो 90 डिग्री माइनस एंगल I होगा, क्योंकि ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अब देखिए, अब यहां पर ध्यान दीजिए, अब एक और एंगल है जिसका नाम है MBD, ये भी 90 डिग्री और ये भी दो एंगल से मिलकर बना है। तो हम लोग लिखते हैं नाउ एंगल MBD बराबर एंगल MBO प्लस एंगल OB और कौन? D। अब यहां पर ध्यान दीजिए, MBD जो है वो कितना डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 90 डिग्री बराबर ये MBO इसका वैल्यू यहां निकाले हैं 90 डिग्री माइनस एंगल I और प्लस OBD इसका वैल्यू पता नहीं है, एंगल OBD का वैल्यू पता नहीं है। 90 से 90 कैंसिल, माइनस में इधर प्लस में, यानी एंगल I बराबर एंगल OBD, यानी इसका मतलब एंगल OBD का जो वैल्यू है वह एंगल I होगा। समीकरण 1 यानी समीकरण 2 एक तो हो चुका है, ये वाला एंगल निकल के आ गया एंगल I। चलिए अब हम नीचे चलते हैं, नीचे वाले का नाम है NBD। ये भी देखिए ऐसे कितना डिग्री? 90 डिग्री। लिखते हैं नाउ एंगल NBD बराबर NBD कितने एंगल से मिलकर बना है? दो, एक ये और एक ये। इसका नाम क्या है? NBP और इसका नाम क्या है? PBD, यानी इसका मतलब NBP
और प्लस में एंगल PBD। चलिए अब इसका वैल्यू 90 डिग्री, इसका वैल्यू एंगल R और इसका वैल्यू पता नहीं है, PBD का वैल्यू पता नहीं है। अब देखो तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसका मतलब एंगल PBD बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल R, समीकरण हो जाएगा 3। अब देखो ये निकल के आ गया, ये वाला निकल के आ गया एंगल क्या, तो ये निकल के आ गया एंगल R। ठीक है, ये दूरी को पहले मिटा देते हैं। ठीक है, ये बाद में चाहिए, यहां पर लिख देते हैं ऐसे, ये दूरी का नाम है V2T। तो ये वाला जो एंगल है, इस एंगल का वैल्यू क्या निकल के आ गया, एंगल R निकल के आ गया। सॉरी ये R है, ये 90 डिग्री माइनस R। ठीक है, इस एंगल का वैल्यू निकल के आ गया, इस एंगल का वैल्यू निकल के आ गया 90 डिग्री माइनस एंगल R। अब देखो ये त्रिभुज दिख रहा है, इस त्रिभुज में यहाँ पर 90 डिग्री का वैल्यू है, तो लिखते हैं 9। इस त्रिभुज का नाम क्या, BPD, त्रिभुज BPD में त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो इस त्रिभुज में कौन कौन सा एंगल है, एक ये एंगल है जिसका नाम क्या है PBD, एंगल PBD प्लस इस एंगल का नाम क्या है BDP, एंगल BDP। अरे कैसे भी जो एंगल को बताना उसको बीच में रखा आप कैसे भी बोल सकते हैं। इस एंगल का नाम क्या है BPD, एंगल का नाम क्या है, एंगल का नाम है BPD बराबर 180 डिग्री। अब PBD का वैल्यू क्या है, यहां निकला है PBD का वैल्यू 90 डिग्री माइनस एंगल R। BDP इसका वैल्यू पता नहीं है, एंगल BDP का वैल्यू पता नहीं है, और इसका वैल्यू पता है 90 डिग्री बराबर में 180 डिग्री। 90 90 180 से 180 कैंसिल, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में, यानी एंगल BDP बराबर हो जाएगा एंगल R। ये समीकरण हो जाएगा 4, समीकरण हो जाएगा 4। ये वाला निकल के आ गया एंगल R। अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये वाला जो है भुजा ये कॉमन है 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने, यानी कर्ण है ये 90 डिग्री के जस्ट सामने, 90 डिग्री के जस्ट सामने कर्ण है, कर्ण कॉमन है, तो हमें हर हाल में कर्ण लेना ही होगा, कॉमन है तो कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ एंगल है तो ये आधार होगा तो ये लंब होगा, यहाँ एंगल है तो ये हो जाएगा आधार और ये लंब। ये लंब का वैल्यू पता है कितना है V2T, यहाँ क्या है V1T, यानी लंब जो है पता है और कर्ण कॉमन है, तो लंब और कर्ण किस में साइन में आता है, मतलब हमको हर हाल में साइने लेकर चलना पड़ेगा। परावर्तन में ऑप्शन था कि आप कुछ भी लेकर चले, लेकिन इसमें है कंडीशन साइने लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे भी अपवर्तन को सिद्ध करना है तो हमें उसमें साइन I बटा साइन R चाहिए। तो हम लोग जो है इस त्रिभुज को लेकर पहले चलेंगे। इस त्रिभुज का नाम है BOD, क्या नाम है, तब इसमें I आ जाएगा, तो लिखते हैं 9 त्रिभुज BOD में इसमें चलेंगे साइन I, तो साइन I यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब कौन है OD, लंब है OD, और कर्ण कौन है BD, कर्ण है BD। अब देखिए साइन I बराबर OD का वैल्यू कितना है V1T और BD का वैल्यू पता नहीं है, इसको हम मानेंगे समीकरण 5, चूंकि 4 तक हम लोग मान चुके हैं। अब हम फिर नीचे वाला त्रिभुज लेंगे जिसका नाम है BPD, क्या नाम है, तो इसका नाम है त्रिभुज BPD में। अब BPD में यहां चलेंगे साइन R को लेकर, तो साइन थीटा बराबर साइन R है तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब का वैल्यू कौन है BP, तो लंब हो जाएगा BP और कर्ण हो जाएगा BD। यहां हो जाएगा साइन R बराबर BP का वैल्यू है V2T और बट्टा में BD, समीकरण हो जाएगा 6,
लिखते हैं इक्वेशन 5 डिवाइडेड 6, यानी 5 में 6 से भाग देने पर, तो लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड के साथ और राइट हैंड को राइट हैंड के साथ, तो ये हो जाएगा साइन आई और बट्टा में हो जाएगा साइन आर बराबर उधर हो जाएगा V1t और बट्टा में dB BD और बट्टा ये हो जाएगा V2t और बट्टा में BD से BD और T से T कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया? ये बच गया साइन I और बट्टा में साइन R बराबर V1 बट्टा V2। हम अपना मन से ऊपर नीचे C से गुना करते हैं, जो कि हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल को बताता है। फिर हम लोग ये क्रॉस एक्सचेंज कर लेते हैं। यहां अब ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा साइन I और बट्टा में हो जाएगा साइन R बराबर, चेंज करेंगे तो C इधर आ जाएगा और बट्टा में हो जाएगा V2 गुने ये इधर आ जाएगा, यानी हो जाएगा V1 और बट्टा में C। फिर अब देखिए साइन I बट्टा साइन R बराबर, ये जैसे है वैसे ही रहने दीजिए, इसको नीचे लाइए, नीचे लाइएगा तो पलट जाएगा, तो C/V1 हो जाएगा। अब देखो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और ये है माध्यम में प्रकाश की चाल, तो हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। तो ये हो जाएगा साइन I और बट्टा में हो जाएगा साइन R और ये है V2 तो ये हो जाएगा μ2 और ये है V1 तो ये हो जाएगा μ1। अपवर्तनांक को म्यू या n के द्वारा भी सूचित किया जाता है। μ2/μ1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसको हम लिख सकते हैं साइन I और बट्टा में साइन R बराबर μ2/μ1 को लिखते हैं 1μ2। ठीक है, 1μ2। आप लोग अपेक्षिक अपवर्तनांक पढ़े होंगे तो इसको अच्छे से ज्ञान होगा, हम आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, तो ये सिद्ध हो गया। अब देखिए आप लोगों को जो पूछेगा वो दोनों में से कोई एक व्यंजक प्रूफ करने के लिए बोलेगा और आप लोगों को दोनों को बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, और इसे आप लोग 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो को देखिए, तब तक देखिए जब तक इस समझ में आ ना जाए, और परेशानी हो तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और आप लोगों को तो मोबाइल नंबर उसमें होगा ही, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 79797476 और 60। ठीक है, और मन लगाकर पढ़िए, और आप लोगों को ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन कराने के बाद शॉर्ट टाइप को भी बहुत अच्छे से बताएंगे और ऑब्जेक्टिव को भी बताएंगे, और आप मन लगाकर पढ़िए और समझ में आए तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा व्यूज वीडियो में जाएगा उतना ज्यादा हमें मनोबल को बढ़ेगा, और मनोबल बढ़ेगा तो आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियो लेकर के आएंगे और अच्छे क्लास में लेकर आएंगे और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, तो लेकिन देखिए जब व्यूज नहीं जाता है तो आता है कि लगता है कि हम जो पढ़ाते हैं वो बच्चों को समझ में नहीं आता है, इसलिए नहीं देख रहा है, तो इस टाइप का मन में आता है, इसलिए इग्नोर करने लगते हैं कोई भी टीचर। ठीक है, तो इसीलिए आप लोगों को समझ में आता है तो आपको शेयर करने में क्या जाता है, शेयर कीजिए, और आप लोगों के लिए और भी जो है इसी प्रकार के क्लास को लेकर आते रहेंगे और एग्जाम की तैयारी कराते रहेंगे, और आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा और रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो आशा है कि हम जो भी सब पढ़ाए हैं वो समझ में आया है, और आप लगातार जो है वीडियो को बने रहे, चूंकि गलती तो मेरा ही है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे का मैसेज कॉल सब आया कि सर आप वीडियो लेके नहीं आ रहे हैं, तो इसके पीछे का कारण है कि मेरा खुद का एग्जाम भी था। ठीक है, और हम एग्जाम से अभी एग्जाम खत्म हो गया है, तो फिर हम आप लोगों के लिए जो है अब लगातार क्लास लेके आएंगे, और आप लोगों का जब तक एग्जाम है तब तक, मेरा बीच में कोई एग्जाम नहीं है तो अब लगातार ही लेकर आएंगे, और इतना ठंड है उसके बावजूद भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। तो आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, मन लगाकर पढ़िए। जय